हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की नई सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी की यूनिट 4 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट चालू करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। पीएससी ने अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हैं और कौन सी चीज़ें हमको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। ओके, सबसे पहले हम सिलेबस की ओर चलते हैं। सिलेबस में आपके पास है नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। मतलब क्या हुआ इस चीज का? देखिए, डिजास्टर जो है वो अकेला नेचुरल हो ये कोई जरूरी नहीं है। प्राकृतिक रूप से ही आपदा आए ऐसा कतई जरूरी नहीं है। आप मैन मेड डिजास्टर की बात भी कर सकते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये एक मानव निर्मित आपदा थी। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रकृति के रूप में प्रकृति ही हमको आपदा का एक स्वरूप प्रदान करे। हम खुद भी किसी डिजास्टर को निमंत्रण दे सकते हैं। किन्हीं कारणों से, इंडस्ट्रियल हो सकता है या किसी कारण से, हम कुछ भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके कारण से नेचुरल कोई चीज हो सकती है, तो मैन मेड डिजास्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्या देखना है, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब जब डिजास्टर की बात करेंगे, ठीक है, आपदा की बात करेंगे, तो उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले तो, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब आपदा से संबंधित कोई भी स्थिति निर्मित होती है तो उसमें हमको आर्मी भी डिप्लॉय करनी पड़ सकती है, और आर्मी आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी हो सकती है, क्योंकि आपदा का फायदा उठाकर अगर कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे तो उसको भी कौन संभालता है? गृह मंत्रालय। इसलिए इस डिजास्टर मैनेजमेंट को किसके अंतर्गत दिया है? होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत इस चीज को दिया हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक हैजार्ड एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कैसे हम उस चीज को कम कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी चीज को कम कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर भूकंप को आना है तो वो तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम हम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी प्लानिंग। कम्युनिटी से क्या मतलब है? कम्युनिटी से मतलब है हम और आप लोग। ठीक है, आदमी, मानव के बारे में हमको बात करना है, क्योंकि जब मैं डिजास्टर की बात करता हूँ, आपदा की बात करता हूँ, तो उसका सीधा संबंध मानव से होता है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर कोई आपदा आई है और उससे इफेक्ट किसको हो रहा है? मानव जाति को हो रहा है, तो उस चीज के प्रबंधन का मुझे ध्यान देना है। क्योंकि अगर उस चीज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मुझे उस चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर ह्यूमन बीइंग पर किसी चीज का प्रभाव पड़ रहा है तो मुझे उस चीज को बहुत डिटेल में देखना पड़ेगी। तो कम्युनिटी प्लानिंग में मैं यही चीज देखूंगा कि मानव पर किस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के डिजास्टर जो है वो प्रभाव डालते हैं और हम उनको किस प्रकार से रोक सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स मैपिंग, इसको हैजार्ड मैप भी बोल सकता हूँ, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, कैसे मैं उनका राहत और बचाव कार्य और पुनर्वास कार्यों को करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, ये सारी चीजें भी देखूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया है और आप अधिकारी बनने वाले हैं कौन से? एसडीएम। तो जब आप एसडीएम बनेंगे तो एसडीएम बनने के बाद क्या होगा, जब कहीं पर कोई भी आपदा आती है, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जैसे अभी मध्य प्रदेश में श्योपुर क्षेत्र में बाढ़ आई थी, तो वहाँ के जो एसडीएम होंगे और कलेक्टर होंगे वो इस डीडीएमए के क्या रहे होंगे? हेड। और उन्होंने पूरी प्लानिंग करी होगी कि किस प्रकार से राहत और बचाव कार्यों को किया जाए, और उन्होंने ये भी किया होगा कि आगे इन चीज़ों को आने से हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस को प्रभावित होने से
बचा सकते हैं, इस बारे में उन्होंने बात की होगी। किसने करी होगी? एसडीएम ने। और एसडीएम हम इसी परीक्षा से बनने वाले हैं, इसलिए हमको इस चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम एसडीएम बन जाएंगे तब ये चीज़ हमारे हाथ में होगी कि हम किस प्रकार से जन का बचाव का कार्य कर रहे हैं और आगे ऐसी परिस्थितियों से किस प्रकार हम बच सकते हैं। सबकी प्लानिंग एक एसडीएम को करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिवेंटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। वही बात कि किस प्रकार से अगर मैं किसी चीज को रोक नहीं पा रहा हूं तो किस प्रकार उसका प्रिवेंशन करूंगा, किस प्रकार से सेफ कंस्ट्रक्शन करूंगा। सेफ कंस्ट्रक्शन मतलब इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करूं कि अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आ रही है तो उससे मैं बच सकूं, क्योंकि बार बार मैं उस कंस्ट्रक्शन को करूंगा तो मेरा पैसा खर्च होगा। इसलिए मैं पहले से ही कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करूं कि मुझे ज़्यादा पैसा बार बार खर्च ना करना पड़े। मान लीजिए कोई भूकंप आया, अगर मैं भूकंप रहित अगर निर्माण करूंगा तो ऑब्वियसली जब भी कभी भूकंप आएगा तो मेरा वो घर नहीं टूटेगा, नहीं तो हर बार वो घर टूटता जाएगा, हर बार मुझे नया बनाना पड़ेगा, मेरा पैसा लगेगा। इस प्रकार सेफ कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा। और बात करूंगा अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एंड सर्वाइवल एफिशिएंसी की। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत है? जैसे ही कभी कोई आपदा आती है, कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा आएगी तो सबसे पहले जो ठप होती है चीज वो होती है कम्युनिकेशन। संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। तो संचार व्यवस्था अगर ठप हो गई तो मैं किसी से संपर्क कैसे करूंगा, मदद कैसे बुलाऊंगा? तो सबसे पहली चीज तो मुझे देखनी पड़ेगी कि अल्टरनेट सोर्सेज हैं क्या मेरे पास कम्युनिकेशन के। कैसे मैं अल्टरनेट, मतलब अगर मेरे पास मोबाइल है, नेटवर्क चले गए हैं, टावर गिर गए हैं, तो मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से मैं यहाँ से बाहर कम्युनिकेट कर सकूं, संचार व्यवस्था कायम कर सकूं और बता सकूं कि यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं और अगर ये दिक्कतें हैं तो आप उसको किस प्रकार से हेल्प सामने वाले से ले सकते हो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की। ओके, नेक्स्ट है आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में भी आपको सबसे इंपॉर्टेंटली किस चीज पर ध्यान देना है? जो चीज मानव पर ज्यादा इफेक्ट डालेगी किसी भी प्रकार की। जैसे अगर आप बोले सर कहीं अगर आप मछली मार रहे हो तो वो क्या मानव पर प्रभाव नहीं डालेगी, तो उनकी हमको सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर आप मछली ज्यादा मारेंगे तो उसका भी प्रभाव मानव पर ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको देखना क्या है, मानव पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है। तो अगर मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करूं, तो वाटर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी? आपकी ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि जल है तो जीवन है, जान है तो जहान है। अब अगर हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के ही कोई अच्छे सोर्सेज नहीं है, अगर हम पीने के पानी से संबंधित ही अच्छी चीजें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो क्या मतलब है? तो हमें ये देखना है तो किस प्रकार हम ड्रिंकिंग वाटर का मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से उसकी सप्लाई और क्वालिटी को सुधारेंगे, उसमें जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन ये वाटर मैनेजमेंट पढ़ने की क्यों जरूरत है हमको? इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 के स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है जल। तो जल अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो उसका ध्यान किसको रखना है? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार को अगर ध्यान रखना है तो उसका अल्टीमेटली ध्यान कौन रखने वाला है? प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रशासन में कौन इस चीज का ध्यान रखने वाला है? एसडीएम। एसडीएम अगर इस चीज का ध्यान रखने वाला है तो एसडीएम आप बनने वाले हैं। एसडीएम जब बनेंगे तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि किस जगह पर कितनी वाटर सप्लाई है, कहाँ मुझे ज़्यादा वाटर सप्लाई करनी है, किस जगह से मैं कम कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं वाटर में से इम्प्यूरिटीज़ निकाल सकता हूँ, कैसे उसकी क्वालिटी में सुधार कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो अभी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने इंडिया में एक सर्वे किया था और जो महानगर थे जहाँ उन्होंने सर्वे किया है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में, उन्होंने 11 पैरामीटर्स पे सर्वे किया था और 10 पैरामीटर पर खारिज कर दिया है वहाँ का पानी। मतलब दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई का पानी पीने लायक नहीं है, ऐसा उसने बताया है। सिर्फ मुंबई का जो पानी है उसको उसने पीने लायक बताया है। ठीक है, उसके भी बहुत कारण उन्होंने बताए कि क्यों वहाँ का पानी ठीक है, क्यों उधर का खराब है। उसके 11 स्टैंडर्ड उन्होंने लिए थे, 11 में से 10 पे वो खरे नहीं उतर पाए। तो उसके बारे में हमको चेक करना है। तो ये किसकी गलती है? ये वहाँ के मैनेजमेंट की, प्रशासन की गलती है कि वो लोगों को सही पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो वहाँ वो उन लोगों को कैसे सही पीने का पानी उपलब्ध कराए, ये वहाँ के प्रशासन की जवाबदारी है। और अब
चूंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस चीज़ को बोल दिया है कि आपके यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, तो अब वहाँ के जो प्रशासन है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देकर ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या कमियां हैं, उनको सुधारने की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सुधारोगे कैसे? जब आपको वाटर मैनेजमेंट के बारे में कुछ मालूम हो। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। एक तो ड्रिंकिंग वाटर का कर लिया। वाटर मैनेजमेंट जब आप, जैसे बलराम ताल योजना थी, उसमें क्या था, अलग अलग गाँव में अगर आप रिजर्वोयर बनाते हो तो सरकार की तरफ से आपको ऋण प्रदान किया जाता था। ठीक है, पंचायत को ऋण दिया जाता। तो अलग अलग जगह पर आपने क्या बनाए, वाटर के रिसोर्सेज बनाए, जहाँ से आपको पानी की उपलब्धता हुई, खेती करने के लिए उपलब्धता हुई, और उनको आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने गड्ढे खोद दिया आज और कल वो भर जाए, गड्ढा खत्म हो जाएगा, भर जाएगा, तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो उसको भी आपको वहाँ मैनेज करना पड़ेगा। किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे, दैट विल कम अंडर योर वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, जल प्रबंधन के अंदर आएगा। देन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन का क्या मतलब है? देखिए, हम जो पानी पी रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब इसका क्या है कि हमारे पृथ्वी पर 1/3 से ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ से भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। 1/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, वो भी समुद्र का खारा पानी है। तो क्या वो पानी मेरे पीने लायक है? नहीं। पानी पीने लायक कौन सा है? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये पूरी पृथ्वी का पानी है एक बाल्टी भर के, ठीक है, पूरी पृथ्वी पे पानी है, तो हमारे पास एक बूंद पानी है जो हम पीते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अगर एक बाल्टी है, ऐसा मैं मान लूं कि पृथ्वी पर जितना पानी है वो कितना है? एक बाल्टी भर के बराबर। तो हमारे पास पीने के लिए कितना पानी है? सिर्फ एक बूंद। ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत कम मात्रा में साफ सुथरा पानी उपलब्ध है जिसे हम पीने और अपने अदर यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हमें इसे बहुत ही ध्यान से उपयोग करना होगा। और इस ध्यान से उपयोग, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं आप समझेंगे कि पानी को बचाना क्यों ज़रूरी है। लेकिन जो लोग इलिटरेट हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अभी आज की डेट में ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि जल का होना कितना आवश्यक है, उसको हमें किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, हमें उसे बचाने की ओर किस तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो आपकी जैसे मान लीजिए कभी किसी गांव में पोस्टिंग हुई जहां पर जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अवेयर करने का काम किसको करना पड़ेगा? आपको, SDM को। आपको ये काम करना पड़ेगा, उधर के लोगों को अवेयर करना कि किस प्रकार हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हम पृथ्वी के पानी का संरक्षण कर सकते हैं। ये चीज़ आपको उनको समझाने की होगी। तो जब आपको ही नहीं पता होगा तो आप उनको क्या समझाओगे? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। कैसे कोई आपदा आ रही है तो उससे आप बचाव कार्य कर सकते हो, कैसे अगर पानी है और कम है किसी क्षेत्र में तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके आप जन तक कैसे पहुंचा सकते हो, ये जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी की है। और आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अपना टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। शुरुआत करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पे पहुंचने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपदा क्या होती है। व्हाट इज डिजास्टर? ठीक है, ठीक है, डिजास्टर क्या है उसको समझना जरूरी है पहले। तो सबसे पहले समझिए कि चेंज क्या होता है। चेंज मतलब क्या? कोई भी चीज चेंज हुई। यहाँ पर मेरा हाथ है, ये चेंज, यहाँ से लेके मेरा हाथ यहाँ आ गया तो ये चेंज हुई। ठीक है, पोजीशन चेंज हुई। एंड चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किसी भी चीज में परिवर्तन हो ही रहा है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन हुआ है मतलब मैं पहले कैसा था? बंदर था। बंदर से मैं क्या बना हूँ? अब आदमी बना हूँ। मतलब मैं परिवर्तित हो गया हूँ। क्यों परिवर्तित हुआ हूँ? क्योंकि उस समय पर मुझे जिस प्रकार की जरूरत थी मैं उस प्रकार से पहले अपने आप में ढला हुआ था। आज मुझे जिस प्रकार की जरूरत है मैं उस प्रकार से ढला हुआ हूँ। मतलब अगर मैं पहले बंदर था और आज भी अगर बंदर रहता तो क्या मैंने जितना एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आज की डेट में कर पाया हूँ उतना कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। मेरी पूंछ हटी, मेरे कान छोटे हुए, मेरे दिमाग में विकास हुआ, तब मैं कहीं जाकर एक इंसान बना। इंसान बनने के बाद मैंने आज की लाइफ अडेप्ट करी और मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ आज की डेट में कर पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या होता? बंदर ही होता और ऐसे पढ़ा थोड़ी पा रहा होता। क्लियर? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। चेंज होना तय है। अब चेंज होगा कैसे?
अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग हो सकती है, उसकी स्पीड अलग हो सकती है, उसकी स्पीड अलग हो सकती है, स्लो स्पीड हो सकती है, फास्ट स्पीड हो सकती है, ठीक है। एरिया हो सकता है उसका अलग अलग, स्मॉल एरिया हो सकता है उसका, लार्ज एरिया हो सकता है। स्लो स्पीड से कौन से चेंज होते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा स्थल आकृतियां, लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं, पहाड़ बने, हिमालय बना, करोड़ों सालों लगे, ठीक है। कोई भी अगर एक पहाड़ बना है या एक वैली बनी है, गॉर्जेस बने हैं, समुद्र बना है, हमारा खुद भारत जो बना है उसको बनने में कैसा टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा। अगर किसी चीज को बनने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, धीरे 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 बन रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो स्पीड कैसी है उस चेंज की, स्लो चेंज है, ठीक है। स्थलाकृतियां बन रही हैं वहां पर, टेक्टोनिक प्लेट्स, क्लियर। नेक्स्ट, तेजी से भी हो सकता है। मान लीजिए, देखिए तेजी से भी किसी चीज को होने के लिए पहले उसमें कई सालों तक स्लो चेंजेस हुए होंगे, फिर हो सकता है एकदम से बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस उसमें देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक वॉल्केनो है, नीचे क्या है, नीचे वॉल्केनोस में क्या चलता है नीचे, ठीक है। जैसे ये एस्थेनोस्फीयर है नीचे, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर में इस प्रकार से जो लावा है नीचे, लावा नहीं बोलता हूं, नीचे बोलता हूं उसको क्या, मैग्मा। नीचे जो मैग्मा है गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठकर क्रस्ट से टकरा रहा है, क्रस्ट से टकरा कर आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है। जैसे क्षोभ मंडल में हवाएं जाती हैं, ट्रोपोस्फीयर में हवाएं जाती हैं, उसी प्रकार अर्थ के नीचे जो मैग्मा है वो इस प्रकार से जा रहा है। वो क्या कर रहा है, इसको इधर खिसकाने की कोशिश कर रहा है, इसको इधर खिसकाने की कोशिश कर रहा है। तो ये करोड़ों सालों से चल रही है ये वाली चीज तो, लेकिन जिस टाइम वो सरक जाएगा क्या होगा, ये मैग्मा बाहर निकल के आएगा। ये मैग्मा जब बाहर निकल के आएगा तो किस में से निकल के आएगा, वॉल्केनो में से, और एकदम से निकल के आएगा, काफी तीव्र गति से निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि आराम आराम से निकल के आ रहा है, काफी तीव्र गति से निकल के आएगा, तभी वो अर्थ के बाहर निकल पाएगा। तो ये किस प्रकार का चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका बहुत फास्ट, एकदम से परिवर्तित होने वाली चीज। कल तक वहां पर एक इतना पतला पहाड़ था, वॉल्केनो बाहर निकल के आया, चेंज हो गया, इतना बड़ा पहाड़ हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए पहले ये जो वॉल्केनो है, ये जो वॉल्केनो है, पहले मान लीजिए इतना बड़ा पहाड़ था, लेकिन जैसे ही इसमें से लावा गिरेगा, इसके आसपास पूरे में लावा जम जाएगा, और मान लीजिए ये लावा कैसा हो गया, ऐसा जम गया। तो पहले ये इतना पहाड़ था, आज की डेट में इतना पहाड़ बन गया, 2 दिन में ऐसा हो गया। तो ये कैसा चेंज हो गया, ये फास्ट चेंज हो गया, बहुत ज्यादा तेजी से होने वाला चेंज हुआ ये। और इससे पहले स्लो चेंज, पहाड़, हिमालय कब बने, करोड़ों साल लगे हिमालय को बनने में, हिमालय एक दिन में नहीं बना, लेकिन ये पहाड़ की मोटाई कितने दिन में चेंज हो गई, 2 दिन में चेंज हो गई। तो ये कैसा चेंज हुआ, फास्ट चेंज हुआ। हम पहले बंदर थे, आज इंसान बने, कितना टाइम लगा, करोड़ों साल का समय लगा, ठीक है, क्लियर है। फास्ट चेंज, वॉल्केनो। अब एरिया देखते हैं, ठीक है। स्मॉल एरिया में अगर चेंज हो रहा है, मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं और एकदम से ये छत गिर जाए, छत गिर जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, खत्म, ठीक है। तो ये कैसा चेंज होगा, छोटे से एरिया पे चेंज, मतलब जो भी चेंज हुआ है सिर्फ इतने से एरिया पे हुआ है, क्योंकि ये छत गिरी है तो जितना ये एरिया है सिर्फ उतना एरिया खत्म होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक छोटे से क्षेत्र में, ज्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं, एक छोटे से क्षेत्र में मान लीजिए भूकंप आ गया, तो किस क्षेत्र में नुकसान होगा, सिर्फ उस क्षेत्र में नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस तो पूरे वर्ल्ड में निकल रही हैं, उनकी कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में निकल रही हैं और पूरे ग्लोबली किसी भी चीज को इफेक्ट करेंगी। तो तूफान वगैरह आते हैं या ओला वृष्टि वगैरह होती है, जो कृषि एग्रीकल्चर में हमको नुकसान वगैरह होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर होता है, छोटी जगह पर होता है, लेकिन होता तो वो भी चेंज है। और आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वो कैसी है, नाम ही लगा है उसके साथ ग्लोबल, पूरे वैश्विक स्तर पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर वैश्विक स्तर पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका एरिया कैसा है, लार्ज। तो चेंज अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, स्मॉल एरिया में भी हो सकता है, लार्ज एरिया में भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से चेंज हो सकते हैं। अब यही चेंज जो है, जो धीरे धीरे हो रहे थे या तेज हो रहे थे, जैसे मान लीजिए वॉल्केनो फटा, ठीक है, ज्वालामुखी फटा, तो उसमें से जो लावा निकला, अब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी मतलब वो कितनी तीव्रता से हुआ है, कितने ज्यादा पावर से हुआ है। मान लीजिए यहां पर ये वॉल्केनो है, ठीक है, ये वॉल्केनो है यहां पर, और यहां पर एक गांव बसा हुआ है, ठीक है, यहां एक गांव बसा हुआ है।
अब ये वॉल्केनो जब फटा तो मान लीजिए इसका जो लावा निकला वो बहकर सिर्फ यहीं तक आ पाया, इस एरिया तक आ पाया, तो क्या इन पर कोई प्रभाव पड़ा इन गांवों पर? नहीं। लेकिन अगर इसी को बहुत तेजी से ज्वालामुखी ये बहुत तेजी से फटा होता और डायरेक्ट इस गांव पर इसने इफेक्ट कर दिया होता, मतलब इसकी इंटेंसिटी जो थी ज्वालामुखी के फटने की ये ज्यादा हो गई होती। देखिए चेंज तो अभी भी हुआ है, लेकिन अगर ये चेंज ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होगा तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डिजास्टर में। कोई भी चेंज है, कोई भी परिवर्तन है, अगर ज्यादा ताकत के साथ चेंज हो रहा है प्रकृति में या मानव निर्मित है, अगर ज्यादा ताकत के साथ एक ही समय पर वो चेंज हो रहा है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एक घटना में या आपदा में या संकट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, इसके बारे में बात करते हैं। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर होता है अनएक्सपेक्टेड हैजार्ड। अनएक्सपेक्टेड हैजार्ड मतलब जिसके बारे में मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कि कब, हाँ ये मैं जानता हूं कि ये आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी ना हो। जैसे नेपाल में जो भूकंप आया था, साइंटिस्टों ने पहले ही बोल दिया था कि 2500 साल से वहां फोर्स लग रहा है। कितने साल से? 2500 साल से दो टेक्टोनिक प्लेट हैं उसमें आपस में फोर्स लग रहा है, वो किसी भी वक्त सरक सकती हैं और नेपाल में एक भूकंप आने की संभावना है, लेकिन कब आएगा ये उनको नहीं पता। तो अनएक्सपेक्टेड था हैजार्ड। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये घटना और आपदा यानी संकट भी कह सकते हो उसे, घटना और आपदा में अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर एक भूकंप ऐसी जगह पर आता है जहां पर कोई भी जनमानस नहीं रहता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग वहां पर नहीं रहता है, अगर वहां ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है और उस जगह पर अगर अर्थक्वेक आता है या मान लीजिए लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसको क्या बोलूंगा? हैजार्ड। ठीक है, क्या बोलूंगा उसको? घटना या संकट। लेकिन उसी जगह पर अगर जान माल का नुकसान हो जाता है, कोई आदमी मर जाता है या इंजरी हो जाती है, प्रॉपर्टी को काफी मात्रा में लॉस होता है, तो वही चीज काय में कन्वर्ट हो जाएगी? उसी चीज को क्या बोलने लगूंगा? डिजास्टर। तो मुझे करना क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, ना कि हैजार्ड मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जो हैजार्ड मैनेजमेंट है उसका कोई मतलब नहीं है, वहां पर कोई जनमानस नहीं रह रहा है, तो अगर वहां पर कोई नुकसान भी हो जाता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर जैसे मैं नर्मदा नदी के किनारे पर रहता हूं और अगर नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाएगी तो मुझ पर इफेक्ट उस चीज का पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं, तो प्रशासन क्या चाहेगा कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि नर्मदा नदी में बाढ़ आने वाली है तो वो मुझे वहां से हटाने की सोचेंगे। क्यों? अगर नहीं हटाएंगे तो मैं बह जाऊंगा। तो जान माल का नुकसान होने से बचाना है हमको, क्योंकि डिजास्टर में क्या होना चाहिए? होगा जान माल का नुकसान। अनएक्सपेक्टेड हैजार्ड होगा, अनडिजायरेबल ऑकरेंस तो होगा, लेकिन किस चीज के लिए देखेंगे ये हम? जब जान माल का नुकसान हो रहा हो, उसको मैं बोलूंगा आपदा। आपदा किस चीज को बोलूंगा? जब जान माल का नुकसान हो रहा हो। और हैजार्ड किसको बोलूंगा? जब वो जान माल को नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी तो रखता हो लेकिन जान माल को नुकसान पहुंचाया ना हो उसने। ठीक है, और ये एक छोटी ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन किसी नोटिस के साथ नहीं होता। जैसे नेपाल का जो अर्थक्वेक था, आया कितनी देर के लिए था? 27 सेकंड के लिए आया था, लेकिन उसने कितना कोहराम मचाया था? बहुत ज्यादा। जैसे कोई बाढ़ आती है, श्योपुर में जो बाढ़ आई थी कितने टाइम के लिए थी? दो दिन या 2.5 दिन के आसपास के लिए वो बाढ़ आई थी, लेकिन उसने कितना नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों के जान माल प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, ये आपको पता ही होगा। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम विदाउट एनी नोटिस, किसी भी नोटिस के साथ नहीं आएगा ये, और आएगा छोटे से टाइम के लिए, लेकिन नुकसान कैसा करेगा? बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। इंपॉर्टेंटली किस पे हमको ध्यान देना है? जान माल के नुकसान पे, तभी उसको हम आपदा के रूप में मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, डिजास्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस क्या है? ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होनी चाहिए प्लस प्रॉपर्टी इफेक्ट होनी चाहिए। अगर ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ऐसी चीज को मैं हैजार्ड बोलूंगा, ना कि डिजास्टर। और हैजार्ड मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, याद करिए अपन ने सिलेबस में अभी पढ़ा था, उसमें बोला था कम्युनिटी प्लानिंग पढ़ना है हमको। कम्युनिटी प्लानिंग पढ़ना है, तो कम्युनिटी प्लानिंग का मतलब ही यही है कि जिस चीज का मानव पर प्रभाव पड़ रहा है उस चीज के प्रबंधन के बारे में हमको पढ़ना है, उस चीज का मैनेजमेंट हमको पढ़ना है। जिस चीज से मानव प्रभाव ना पड़े, मानव की जिंदगी पर प्रभाव ना पड़े, उसका प्रबंधन हमको नहीं करना है। हैजार्ड मैनेजमेंट नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। और ये सारी चीजें ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होती हैं।
ठीक है, हम उनको कम कर सकते हैं या उनको थोड़ा बहुत उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हम अर्थक्वेक का आना रोक सकते हैं? क्या हम सुनामी का आना रोक सकते हैं? क्या हम चक्रवात साइक्लोन का आना रोक सकते हैं? ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, जैसे भोपाल गैस, अब आप बोलोगे सर ठीक है नेचुरल डिजास्टर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मैन मेड डिजास्टर है वो तो हमारे हाथ में, हाँ हमारे हाथ में है, लेकिन वो भी कब तक? जब तक हमें मालूम हो कि वो हमारे हाथ में। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करूं मैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, एक गैस लीक करी थी। ठीक है, गैस लीक करी थी, तो वो जब गैस लीक करने लगी तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन जितनी फैल चुकी है उसने तो आपदा का रूप ले लिया है। ठीक है, तो ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर की बात होती है। क्लियर? ये तो हुई डिजास्टर की बात। अब टाइप्स ऑफ डिजास्टर देखिए, आपके सिलेबस में भी क्या बोला गया है, आपको दो तरीके के डिजास्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से डिजास्टर पढ़ने हैं आपको? नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा। अब आप इधर बोर्ड पर देख के बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं पीपीटी में कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं और मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे ज्वालामुखी का फटना, क्या ज्वालामुखी को इंसान बना सकता है? बिल्कुल नहीं। जब जिस चीज को इंसान बना सकता है उससे होने वाली आपदाएं कौन सी हैं? मानव निर्मित आपदा, जिन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है, ना उनको बनाने में ना उनको लाने में। वो वाली चीजें कौन सी हैं? नेचुरल डिजास्टर, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात और बाढ़। इन सब पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसका? मानव का। ये प्रकृति द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हाँ, हम इनको कम कर सकते हैं, जैसे फ्लड्स हैं। फ्लड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर लगाएंगे हम किधर? नदी के किनारे पर, तो बाढ़ों का आना कम हो सकता है। क्लियर? बस हम इतना कर सकते हैं, लेकिन इन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, और इनको जब आना है तब ये आएंगी। अर्थक्वेक को जब आना है तब वो आएगा, सुनामी को जब आना है तब वो आएगी। इस साइड हम देखें अगर मैन मेड में, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जब होनी थी वो हुई। ठीक है, हम उसको रोक सकते थे, लेकिन जब हो गई तब उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम उसको सही मेंटेनेंस करके उसको रोक सकते थे, लेकिन जब वो हो गई तब उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था उसका भी यही है, हम उसको पहले रोक सकते थे, लेकिन जब वो घटना घटित हो गई तो वो आपदा में कन्वर्ट हो गई। रिलीज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपने सुना होगा। अब तो हमने ये वाली चीज़ ख़त्म कर दी है, लेकिन एक टाइम पर क्या था, जब रेफ्रिजरेटर और जेट इंजन्स चलते थे तब उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस निकलती थी, जिसके कारण क्या होता था, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी थी, फटने लगी थी, उसमें गड्ढा होने लगा था, जिस कारण अल्ट्रा वायलेट रेस क्या हो रही थी, हमारी धरती तक पहुंचने लगी थी। तो उसको बहुत सीरियसली लिया गया, बहुत सीरियसली लिया गया। उसको सीरियसली लेने के बाद इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई गई कि CFC गैस को अब नहीं निकाला जाएगा। इसलिए रेफ्रिजरेटर हो या आपके जो वाटर कूलेंट हैं, ACs हैं, आपने कोई भी देखा हो उन पे लिखा रहता है R134A। R134A रेफ्रिजरेंट का हम यूज़ करते हैं। हमने CFC का उपयोग करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होता। क्लोरीन जो होता है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके और उसमें होल बनाने लगा था। तो अब हम इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं जिसमें क्लोरीन नहीं होता। R134A आप कहीं भी वाटर कूलर पे देखेंगे तो ये आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा कि इसमें R134A रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जा रहा है। तो क्यों कर रहे हैं हम इसका उपयोग? हमने CFC का बंद कर दिया, लेकिन जैसे जैसे CFC अगर निकली, CFC अगर निकलती और ओजोन को डिप्लीट करती तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आती तो वो मानव पर प्रभाव डालती या नहीं? बिल्कुल डालती। तो मानव पर प्रभाव डालती तो ये आपदा का रूप लेने लगी थी। आपदा का रूप लेने लगी थी तो उसको हमने रोक दिया। CFC का उत्सर्जन हमने कम कर दिया, जिस कारण से हम इस चीज को सही कर पाए। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं अब हम इनकी ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज जितनी बन चुकी हैं उसमें से लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 का उत्सर्जन किया जा रहा है, एमिशन किया जा रहा है। जितनी ज़्यादा CO2 अर्थ में, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने मिलेगा, उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा बढ़ता जाएगा। तो हम अब इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम ये ग्रीन हाउस गैसेस को
रोक सकें बढ़ने से। तो क्या होगा, अगर ये ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ गई और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी तो उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मानव पर पड़ रहा है। तो अगर मानव पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा तो वो एक आपदा का रूप ले लेगा, और वो किस प्रकार की आपदा होगी, मानव निर्मित, क्योंकि ये प्रकृति ने नहीं बनाई। प्रकृति ज्यादा उत्सर्जन नहीं करती, किसका, ग्रीन हाउस गैस का। प्रकृति ने तो पेड़ पौधे दिए हैं आपको, आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित करके उन पेड़ों को भी काट रहे हो, जिसके कारण प्रकृति में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है। तो ये आपके द्वारा निर्मित है, ना कि प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा निर्मित जो आपदाएं हैं उनको कहता हूं नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। और मानव के द्वारा निर्मित जो आपदाएं हैं वो है मानव निर्मित आपदा, मैन मेड डिजास्टर। क्लियर, सिंपल है ये चीज। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन इंटेंसिफाई, इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिफाई डिजास्टर। देखो, मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव जो कोई भी काम करता है, उससे क्या होता है, हम किसी भी आपदा की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब जैसे मान लीजिए किसी जगह पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हिली एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हिली एरिया में अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप रोड बनाएंगे। रोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोड बनाने के लिए अगर ऐसा पहाड़ है तो इस पहाड़ को यहाँ से ऐसे काटना पड़ेगा, तभी तो ये ऐसा होगा और जहां आप रोड बना पाएंगे। तो ऐसा आप बनाकर क्या कर रहे हैं, इधर की मिट्टी को आपने कमजोर कर दिया। जब यहाँ की मिट्टी को कमजोर कर दिया तो ये लैंडस्लाइड का रूप ले सकती है, भूस्खलन का रूप ले सकती है। तो ये मानव ने कोई एक्टिविटी करी, मानव निर्मित कोई एक्टिविटी थी, जो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है यहाँ लैंडस्लाइड ना होने की कोई संभावना ना हो, यहाँ लैंडस्लाइड होने की कोई संभावना ना हो। लैंडस्लाइड यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन जब आपने इस पहाड़ को ऐसी की जगह ऐसा कर दिया तो अब यहाँ पर लैंडस्लाइड होने की संभावना और बढ़ गई, इंटेंसिफाई हो गई। ठीक है, तो मानव की जो गतिविधियां हैं उनसे आपदा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन, आप जंगलों को काट रहे हैं, अपन जंगलों को जितना ज्यादा काटते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जड़ मिट्टी को पकड़ना छोड़ देगी, मिट्टी को पकड़ना छोड़ देगी तो सॉइल इरोजन चालू हो जाएगा, बाढ़ आने के चांस बढ़ जाएंगे, बाढ़ ज़्यादा आती जाएगी, बाढ़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी को भी रोकने का काम कौन करता है, जो वृक्ष हैं उसकी जड़ें करती हैं। आप जितने ज़्यादा वृक्ष काटते जाओगे, उनकी जड़ें हटाते जाओगे, उनकी जगह कंस्ट्रक्शन करते जाओगे, आप पानी को भरते जाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप सही तरीके से निकासी ना करें किसी शहर में तो वहाँ पर पानी क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, नदी से निकल के पानी उस जगह पर आने लगता है। क्यों? क्योंकि नदियों के पास में अगर आप वृक्षारोपण कर देंगे तो नदी का पानी बाहर निकलकर बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि वो वहाँ पर उस चीज़ को रोक लेगा। पानी की जड़, जो पेड़ की जड़ें हैं वो पानी के लिए डैम का काम करेंगी और उसको वो वहीं रोक लेंगी। लेकिन आप नदी के पास से अगर पेड़ों को हटा देंगे तो उस पानी को रोकने के लिए कोई डैम नहीं मिलेगा और वो पूरी तरह से शहर में या जो भी उसके आसपास की जगह है वहाँ घुसने लगेगा। तो डिफॉरेस्टेशन से आपको क्या होगा, फ्लड। ठीक है, दूसरी चीज अभी बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाली चीज कौन है, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। तो ठीक है, एक साइकिल चलती रहती है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया और भेज दिया। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्सर्जित कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये मैं सांस ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा हूँ। प्लस इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग जगह से उत्सर्जित कर रही हैं, और साथ में आप पेड़ भी काटते जा रहे हो। अगर आप पेड़ काटते जाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ाते जाओगे तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? जब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ही कोई चीज नहीं होगी तो उसकी एटमॉस्फेयर में मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब उसकी एटमॉस्फेयर में मात्रा बढ़ जाएगी तो वो किसकी तरफ बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। तो डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग का भी एक इफेक्ट है, फ्लड्स का भी इफेक्ट है। कंस्ट्रक्शन करते हैं जब हिली एरियाज में तो उससे हमारी लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पॉल्यूशन, ये भी सीधी सीधी बात है। क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए, आज की डेट में आप देखते होंगे, आज बारिश हो रही है, कल बारिश नहीं हो रही, फिर परसों बारिश हो गई। बारिश के मौसम में ही नहीं पता चल रहा कि कब बारिश हो रही है, कब गर्मी पड़ रही है, कब सर्दी पड़ रही है। तो ये किसका नतीजा है, आप की गतिविधियों का नतीजा है। हमने पॉल्यूशन इतना बढ़ा दिया है कि जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन होना चालू हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है, अलग अलग चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो आपकी गतिविधि जो है वो आपदा को बढ़ाने में
सहायक हो सकती हैं। किस प्रकार से बढ़ा सकती हैं वो? मान लीजिए कोई पहले कम हो रही है, जैसे लैंडस्लाइड वाली चीज़ थी, अगर पहले कम हो रही है तो अब ज़्यादा तेज़ी से होगी और वो ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर इसके लिए रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखो, जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उनको हम रोक सकते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी उसको हम रोक सकते थे अगर हमने पाइप्स का प्रॉपर मेंटेनेंस किया होता। वहाँ पर जो वर्कर थे, जो मैनेजर था, अगर उन्होंने सही से मेंटेनेंस किया होता, उन पाइप्स में जंग ना लगी होती और वो जंग लग के पाइप टूटा ना होता और उसमें से ऑक्सीजन गैस निकली ना होती, तो क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी होती? भोपाल गैस त्रासदी होती? बिल्कुल नहीं होती। मतलब वो चीज़ हमारे हाथ में थी, हमारी गलतियों के कारण वो चीज़ हुई। अगर उसको हमने सही समय पर सही मेंटेनेंस प्रोवाइड किया होता तो वो चीज़ नहीं बिगड़ती। क्लियर? अगर वो चीज़ नहीं बिगड़ती तो हम उसको रोक सकते थे। सीधी बात, हमारे हाथ में क्या है? पॉसिबल टू प्रिवेंट सम ऑफ दीज डिजास्टर क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव गतिविधियों के द्वारा जो आपदाएं निर्मित हुई हैं, मानव गतिविधियों के द्वारा जो आपदाएं निर्मित हुई हैं, मतलब मानव निर्मित जो आपदाएं हैं, उनको हम पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से रोक सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कारण हो रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, जैसे भोपाल गैस त्रासदी है, और या मैं बात करूं आपकी फ्लडिंग की। फ्लडिंग कब हो सकती है? जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। नहीं तो फ्लडिंग एक कारण, बाढ़ आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि आप नदियों के पास से पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और नदियों के पास से जब आप पेड़ों को ज़्यादा काटते जाएंगे तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो अगर आप नदियों के पास में पेड़ों को वापस वृक्षारोपित कर देंगे तो बाढ़ के आने की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। उस चीज़ को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चालू ही क्यों ही है? आपकी गतिविधियों के कारण, मानव की गतिविधियों के कारण। तो जो मानव निर्मित आपदाएं हैं उनको हम पूरी तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जो प्रकृति से संबंधित आपदाएं हैं, उन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। प्रकृति से संबंधित जो भी आपदाएं हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट, रोक नहीं सकते। आएंगी तो जरूर, भूकंप को अगर आना है तो भूकंप आएगा तो जरूर, चक्रवात को आना है तो चक्रवात आएगा तो जरूर, बाढ़ को आना है तो बाढ़ आएगी जरूर। क्लियर है? हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। कैसे? डिजास्टर मैनेजमेंट से, आपदा प्रबंधन के तरीकों का इस्तेमाल करके। जो प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं निर्मित हो रही हैं उनका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और उन आपदाओं से होने वाले प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जैसे बाढ़ है, बाढ़ अगर आने वाली है, हमको मालूम है बाढ़ आने वाली है या आ गई है, तो हम किस प्रकार से उससे बच सकते हैं या उससे बचाव कार्य किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान होने से हम बचा सकें। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन मेनली हमको करना होगा किसमें? नेचुरल डिजास्टर के लिए करना होगा, क्योंकि प्रकृति से संबंधित जो आपदाएं हैं उनको हम रोक नहीं सकते, और अगर उनको रोक नहीं सकते तो उनके लिए हमको प्रबंधन करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का नुकसान होने से बचा सकें। ठीक है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, आपदा प्रबंधन करने के लिए विश्व ने और भारत ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? सबसे पहली चीज़, 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसने पूरे भारत की आंखें खोल दी थी। ठीक है? 1984 3 दिसंबर 1984 की रात को फॉजिन गैस निकलकर पूरे के पूरे भोपाल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई थी। फैलने से क्या हुआ था? लोगों को सांस लेने में तकलीफ आने लगी थी और कई लोग मर गए थे। ठीक है? ये क्या थी? एक तरीके की आपदा, क्योंकि मानव जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। उससे हमने सीख ली और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक इंजेक्शन था जो क्लोरीन सोडियम से निर्मित होता था, वो इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल ही नहीं था। अगर वो इंजेक्शन उस वक्त अवेलेबल होता तो हो सकता है हम कई हज़ार लोगों की जान बचा लेते, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए हम लोगों की जान
नहीं बचा पाए। तो हम अगर लोगों की जान नहीं बचा पाए तो हम कैसे बचा पाते उन लोगों की जान? हमें पता होता कि यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये गैस है, कभी बाई चांस अगर ये गैस रिलीज़ हो जाती है तो लोगों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसको हम कैसे बचाने में उपयोग करेंगे, उसके लिए दवाइयाँ हम पहले से ही सारे हॉस्पिटल्स में देकर रखते। तो जिस दिन गैस रिलीज़ हुई थी उस दिन सारे हॉस्पिटल में वो सोडियम वाला इंजेक्शन अवेलेबल होता, हम ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन अवेलेबल करवा पाते और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाते। ठीक है, इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1987 में भोपाल में ही की गई। किसके बाद? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद भोपाल में ही भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर रहता है ये, इसकी स्थापना की गई। क्यों इसकी स्थापना की गई? ताकि अब आने वाले समय में कोई भी अगर इस प्रकार की घटना होती है, कोई भी इस प्रकार की आपदा हो, उससे हम पहले से ही बच सकें या पहले से ही हम उसके लिए तैयार रहें, और जब वो आपदा है तो उसके लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना। इसी प्रकार पूरे वर्ल्ड में अर्थ समिट किए गए, पूरे वर्ल्ड का एक कॉन्फ्रेंस किया गया अर्थ समिट, सारे बड़े बड़े 1700 लोग बड़े बड़े NGOs वगैरह से उसमें आए थे और वहाँ पर उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट से और अर्थ से जितने भी वायुमंडल है, जो जलवायु चेंज हो रहा है, उनसे संबंधित कई क्षेत्रों में कई मुद्दों पर बात करी थी। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जापान, योकोहामा। ये योकोहामा डिक्लेरेशन एक्चुअली में आपदा प्रबंधन के लिए नींव का पत्थर है। ये योकोहामा डिक्लेरेशन जो हुआ था 1994 में, ये आपदा प्रबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसमें ही ये बताया गया, पहली बार इसमें ये बताया गया कि आपदा प्रबंधन के लिए आपदा होने का इंतजार ना करें। योकोहामा डिक्लेरेशन जो हुआ था 1994 में, उसमें सबसे पहली बार ये बात बताई गई कि आपदा प्रबंधन के लिए आप आपदा के होने का इंतज़ार ना करें, आपदा के आने से पहले ही आप उसके लिए तैयार रहें, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और आज की डेट में लगभग हर देश इस योकोहामा डिक्लेरेशन की जो बातें थीं उनको मान रहा है और आपदा के आने से पहले ही हर चीज़ का वो प्रिपेयर रहता है। जैसे कि मैं बात करूं, बाढ़ हमको नहीं पता कब आएगी, कब आने वाली है वैसे, बारिश के मौसम में कब, इस डेट को, हाँ डेट हम नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि हाँ बारिश के मौसम में आ जाए, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि किस डेट पे आए। हो सकता है आजकल तो जलवायु परिवर्तन के कारण ठंडों में भी बारिश हो जाती है, गर्मियों में भी बारिश हो जाती है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो बाढ़ कभी भी आ सकती है। तो आपने यदि देखा हो तो जो नदियां होती हैं, उनके आसपास के जो इलाके होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उनमें पहले से ही रबड़ की नाव या नाव वगैरह और NDRF की टीमों को तैनात करके रख दिया जाता है, जिससे जिस भी वक्त ज़रूरत पड़े उस वक्त ये टीम वहाँ पर पहुँचकर सहायता प्रदान कर सके। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपदा के आने से पहले ही आपदा के लिए तैयार हो रहे हैं। योकोहामा डिक्लेरेशन ने सबसे पहले ये बात बोली थी। ठीक है, आपदा के आने के बाद तो हम सहायता करते ही हैं, लेकिन आपदा के आने से पहले हम उसके लिए तैयार रहें अगर, तो हमें आपदा प्रबंधन में काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, भारत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लागू किया गया, जिसके तहत नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बनाया गया। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया और उनको उनके अलग अलग कार्य दिए गए। इसके नीचे भी लोकल अथॉरिटी होती है जो पंचायत होती हैं। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आर्मी को डिप्लॉय करती है, ये राज्य पुलिस वगैरह आपके पास भेजेगी। और ये DDM है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप SDM बनेंगे। SDM बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कलेक्टर और आपके अंडर में ही रहने वाली है। तो जब ये चीज़ आपके अंडर में होगी तो
आपको मालूम होना चाहिए कि हम अगर जैसे मान लीजिए हम नर्मदा नदी के पास वाले होशंगाबाद ज़िले में अगर हमारी पोस्टिंग हो जाती है तो होशंगाबाद में हमें किस प्रकार से तत्परता दिखानी होगी, किस प्रकार से तैयार रहना होगा, किस प्रकार से अगर वहाँ बाढ़ आने वाली है तो हम पहले से किस प्रकार से तैयार रहें ताकि हम बाढ़ आने की स्थिति में उस चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। क्लियर है? ठीक है, तो ये स्टेप्स लिए गए थे डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता था पहले, योकोहामा डिक्लेरेशन के पहले। जब योकोहामा डिक्लेरेशन हुआ था उससे पहले किस प्रकार से आपदा प्रबंधन किया जाता था। देखिए तब वो क्या करते थे, तब सभी लोग आपदा के आने का इंतजार करते थे, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि आपदा कब आने वाली है, तो सभी लोग आपदा के आने का इंतजार करते थे। मान लीजिए आज की डेट में भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया, सभी लोग अस्त व्यस्त हैं, किसी को मालूम नहीं हो रहा क्या करना है, कैसे करना है। अब आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट अथॉरिटी हुई आपकी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हुई, ये कलेक्टर, एसडीएम वगैरह, अब जब आ गया है भूकंप आ गया है तब वो क्या करेंगे, आपके पास एड है, सहायता पहुंचाएंगे। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आपको निकालने के लिए सहायता पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको राहत और बचाव, मतलब आपको खाना पानी जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपका अगर घर ढह गया है तो आपको रहने के लिए शेल्टर, खाने के लिए खाना पानी प्रोवाइड कराना, सहायता देना, मेडिकल एड देना, बचाव कार्य करना, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार काम करेगी या जो प्रशासन है वो काम करेगा। लेकिन कब, जब आपदा आ चुकी है। 1994 के पहले इस प्रकार से काम किया जाता था। लेकिन जब योकोहामा डिक्लेरेशन आया, योकोहामा डिक्लेरेशन के बाद 1994 के बाद क्या हुआ, उसने डिजास्टर मैनेजमेंट का सीन बताया कि दो तरीके से आप डिजास्टर में, दो क्या वो एक ही चीज़ है लेकिन दोनों इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के अंतर्गत ही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बात करी, आपदा प्रबंधन चक्र की बात करी। अब ये आपदा प्रबंधन चक्र क्या है, ये चीज अगर आपने समझ ली तो आपका आधा डिजास्टर मैनेजमेंट यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए आपदा प्रबंधन में उसने सबसे, योकोहामा डिक्लेरेशन ने आपको क्या बताया, आपदा आने के पहले आप उस आपदा के लिए तैयार रहो। आपदा आने से पहले आप उस आपदा के लिए तैयार रहो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके क्षेत्र में आपदा आ सकती है, आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपके क्षेत्र में आपदा आ सकती है, तो उसके लिए होता है हैजर्ड मैप। हैजर्ड मैप ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया आपको बना के देता है। संकट मानचित्र ये आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बनाकर दे सकता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी स्टेट को ये प्रोवाइड किया जा सकता है, किसी भी ज़िले का हो सकता है, किसी भी स्टेट का हो सकता है। मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, जैसा भी है ये मेरा भारत है, ठीक है। अब मैं ये जानता हूं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो किस जगह से निकली हुई हैं, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री कहां से जा रही है, इस प्रकार से टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री जा रही है। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से कॉन्टिनेंट सरक रहे हैं, अलग अलग तरीके से सरक रहे हैं, वो सब ज्योग्राफी की चीज़ है। लेकिन ये मुझे मालूम है कि टेक्टोनिक प्लेट्स भारत में इस जगह से निकल रही है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर यहाँ पर है, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री अगर यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा भूकंप आने का खतरा कहाँ पर है, इन जगहों पर है। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है, और अर्थक्वेक आने की संभावना है। और ये पहाड़ी इलाके भी हैं, क्योंकि इस जगह पर हिमालय भी है, ये भी मैं जानता हूँ। हिमालय है तो इस जगह पर भूस्खलन होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा है। तो एक चीज़ मुझे ये क्या पता चल गई कि ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है जिस पे इस प्रकार से मैंने बना दिया, यहाँ पर भूस्खलन और भूकंप की सबसे ज़्यादा समस्या आ सकती है।
ये मैं बता सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक बाउंड्री है। और मैं क्या बता सकता हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि ये गंगा यमुना का प्लेन है। प्लेन मतलब यहाँ पर समुद्री तल से ऊंचाई बहुत कम हो गई है, नदियों का बहाव कम हो गया है, तो अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो नदी इस एरिया में फैल सकती है। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर चक्रवात सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, साइक्लोन सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, सुनामी सबसे ज़्यादा आ सकती है इस एरिया में। ये मैं बता सकता हूँ कि ये वाला जो एरिया है यहाँ चक्रवात ज़्यादा आ सकते हैं, सुनामी ज़्यादा आ सकती है। मैं ये बता सकता हूँ कि इस एरिया में भूकंप ज़्यादा आ सकते हैं और यहाँ पर चक्रवात भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास में है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है, महासागर के पास में है, तो यहाँ भूकंप और चक्रवात आ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, वही चक्रवात आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है। तो ये मैं पूरे भारत में बता सकता हूँ कहाँ पर कौन सी चीज़ हो सकती है हैज़ार्ड मैप के द्वारा। हैज़ार्ड मैप के द्वारा मैं ये बता सकता हूँ कि भारत में कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ होने। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस एरिया में बाढ़ नहीं आ सकती, इस एरिया में बाढ़ नहीं आ सकती। जैसे ये जगह है, यहाँ पर सूखा पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एरिया में सूखा नहीं पड़ सकता। सूखा पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना सूखा पड़ने की कहाँ है? यहाँ, ठीक है। जैसे कूनो नदी में इस बार बाढ़ आई, कहाँ पर? श्योपुर में, ठीक है, लेकिन उसमें कई सालों से उसमें बाढ़ नहीं आई थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वहाँ बाढ़ आ ही नहीं सकती, ठीक है, नदी है तो बाढ़ आ सकती है। ऐसे ही यहाँ पर सूखा पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सूखा नहीं पड़ सकता। सूखा तो कहीं पर भी पड़ सकता है, कहीं बारिश नहीं हुई तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा। मैं एक जनरलाइज्ड वे में, ठीक है, सामान्य तरीके से ये बता सकता हूं कि इस एरिया में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है, इस एरिया में चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा है, सुनामी आने की संभावना ज़्यादा है। अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि यहाँ सुनामी आ जाएगी, यहाँ तो सुनामी किसी भी स्थिति में नहीं आ सकती, क्योंकि जो जगह समुद्र के पास में होगी उसमें सुनामी आएगी। तो मैं हैज़ार्ड मैप के द्वारा ये बता सकता हूँ कि कौन से हिस्से में कौन सी चीज़ होने वाली है। तो मैं पहले से उस चीज के लिए तैयार रह सकता हूं। मुझे मालूम है कि हिमालय वाले क्षेत्र में भूस्खलन होने की स्थिति निर्मित हो सकती है और भूकंप आने की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो मैं वहां पर प्रिवेंटिव मेजर ले सकता हूं। प्रिवेंटिव मेजर कैसे? जैसे मुझे पता है कि जैसे जापान है जापान वालों को मालूम है कि वहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उन्हें अगर ये मालूम है कि वो भूकंप आना ही है, हर 10-12 दिन में भूकंप आना है, तो वो जब बिल्डिंग बनाएंगे तो कैसी बिल्डिंग बनाएंगे? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, भूकंप रहित बिल्डिंग बनाएंगे। भूकंप रहित बिल्डिंग क्या होती है? उसमें नीचे से वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगे होते हैं, जैसे ही वो भूकंप आता है बिल्डिंग ऐसे हिलती है और वापस वैसे ही खड़ी हो जाती है। मतलब अगर उन्होंने वैसे नहीं बनाए होते, जैसे अपन इंडिया में जो बिल्डिंग बनाते हैं उनकी फाउंडेशन बनाते हैं जो जमीन से जुड़ी रहती है, तो अब भूकंप आएगा और ज़्यादा तेज भूकंप आ गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी, उतना वाइब्रेशन नहीं ले पाएगी। उसमें नीचे वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा देते हैं, जिससे वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके और बिल्डिंग जैसी है वैसी की वैसी खड़ी रखती है। अब बिल्डिंग गिर रही है तो उसमें मुझे नुकसान हो रहा है, वापस मुझे उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे बार बार हर महीने एक आध भूकंप आ रहा है तो ऐसे मैं कितनी बार बिल्डिंग बनाऊंगा? 1 महीना तो मुझे बिल्डिंग बनाने में ही लगेगा, तब तक दोबारा भूकंप आ जाएगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मुझे पता है कि अगर कोई क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने वाला है तो मैं पहले ही वहां पर प्रिवेंटिव मेजर ले लूंगा, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर मतलब उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर लूंगा पहले ही, उसको मतलब कम करने की कोशिश कर लूंगा। क्योंकि देखो, भूकंप को मैं नहीं रोक सकता, भूकंप तो आना तय है, भूकंप तो आएगा जब भी आएगा उस एरिया में, तो भूकंप को आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन उस भूकंप से होने वाले प्रभाव को मैं कम कर सकता हूं। मिटिगेशन मतलब न्यून कर सकता हूं, कम कर सकता हूं उस चीज को। प्रिवेंटिव मेजर से क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं किसी एक ऐसे एरिया में रह रहा हूं, मान लीजिए जहां पर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में भूस्खलन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, तो मैं वहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा दूं तो क्या होगा? उस जगह पर लैंडस्लाइड होने की संभावना कम हो जाएगी। उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रिवेंट तो कर रहा हूं। देखो, मान लो प्रिवेंट कर रहा हूं, प्रिवेंट कर सकता हूं जिस चीज को, भूस्खलन को कैसे प्रिवेंट कर सकता हूं? मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर। लेकिन तब भी अगर आ जाए
तब भी अगर आ जाए तो मैं उससे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करूंगा। कैसे? कि जो मैं घर बना रहा हूं, मान लीजिए ये पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ मेरा घर है, इधर पे मेरा घर है, ठीक है। मैं यहाँ खूब पेड़ लगा दिए, मैंने खूब सारे पेड़ लगा दिए। खूब सारे पेड़ लगाने से क्या हो गया? अब यहाँ पर भूस्खलन की समस्या प्रिवेंट हो गई, ठीक है, कि अब हो बहुत कम चांस है कि आ जाए। लेकिन अगर आ गए तो मैंने क्या किया? एक यहाँ पर दीवार भी बना रखी है। मैंने दोनों काम कर दिया, ये प्रिवेंटिव मेजर कर दिए, मैंने उसको रोकने के तरीके अपना लिए, और ये क्या किया? उसको कम करने का तरीका कर दिया कि अगर बाई चांस कभी लैंडस्लाइड भूस्खलन हो भी जाए तो भी मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार से अगर मैंने कर दिया तो मैं बच जाऊंगा। ये प्रबंधन मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं उसको बचाने की कोशिश भी कर सकता हूं, रोकने की कोशिश भी कर सकता हूं, और उसको कम करने की कोशिश कर सकता हूं। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें दोनों ही आप ना कर सकते हो, जैसे मान लीजिए सुनामी है, सुनामी को आप रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकते। बीच समुद्र में जाके क्या कहोगे? ओ सुनामी जी रुक जाओ जरा, मत जाओ उधर, अभी हम तैयार नहीं। ऐसा तो बोलोगे नहीं। सुनामी को जब आना है तब वो आएगी, ना ही उसको कम करने के लिए कुछ कर सकते हो। वो तो जितनी तेजी से आ रही है वो तो आएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं, भारत के नीचे वाले इस वाले इलाके में रह रहे हैं, इस वाले इलाके में, और सुनामी आ रही है, तो आपको ये भी नहीं पता कब कितनी तेज सुनामी आएगी। आपने आपका घर बना लिया इतना कि वो कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर को झेल सके, लेकिन मान लीजिए सुनामी उससे ज्यादा प्रेशर की आ गई तो आपका घर तो तब भी बहना तय है। मतलब ऐसी चीज जिसको अगर आप किसी भी स्थिति में ना रोक पा रहे हैं, ना ही उसके प्रभाव को कम कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। मतलब यहां पर सुनामी आने वाली है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? वेदर फोरकास्टिंग करूंगा। मुझे जैसे ही पता चलेगा कि भाई मेरा घर यहाँ है और यहाँ सुनामी आने वाली है, एक चक्रवात आने वाला है और इतनी तेज आने वाला है कि मेरे घर पे उस चीज का प्रभाव पड़ने वाला है, तो मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा मतलब रिहेबिलिट हो जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, तो मेरी जान बच जाएगी। प्रॉपर्टी को नुकसान होगा वो ठीक है, लेकिन जान बच जाएगी, मतलब मैंने उस चीज को कम कर दिया। तो ये सारी चीज जो मैं देख रहा हूं, ये कब की देख रहा हूं? उस चीज के, उस आपदा के, उस संकट के आने से पहले की स्थिति में, प्री डिजास्टर फेज, आपदा से आने के पूर्व की स्थिति में मैं क्या क्या कर सकता हूं? उस चीज को रोकने की कोशिश कर सकता हूं, उस चीज को कम करने की कोशिश कर सकता हूं। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं तो मैं प्रिपेयर रहूं उस चीज के लिए कि हाँ यार ये तो होने वाली है। अब जैसे आप पीएससी का एग्जाम है, वो भी आपके लिए आपदा ही है, ठीक है। पीएससी के एग्जाम को या तो दो ही मत, प्रिवेंट कर दो या अपना स्ट्रेस कम कर दो। स्ट्रेस कम कर दोगे तो क्या होगा? आराम से दे पाओगे। और जब आपको पता है कि यार देना तो है ही, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करो और उसकी आराम दे के एसडीएम बनो। तो या तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, अपना स्ट्रेस लेवल कम करो, या तैयारी छोड़ दो। तीनों काम हो सकते हैं। यही आपदा के साथ है। आपदा में क्या है? या तो आप उस आपदा को आने से रोक दो, या उस आपदा से होने वाले प्रभाव को कम कर दो, या उसके लिए इतने ज्यादा तैयार रहो कि आपदा आ भी जाए तो आप पर उस चीज का प्रभाव ना पड़े। इसको क्या बोलता हूं? क्षमता निर्माण करना, खुद की क्षमता निर्माण। अभी आप पढ़कर क्या कर रहे हैं? अपनी क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पीएससी में आपको फायदा मिले। कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। और ये कब कर रहे हैं आप? प्री डिजास्टर फेज में। आपदा अभी आई नहीं है, आपदा से आने से पहले ही आप आपदा के लिए तैयार हैं। पीएससी का पेपर अभी आया नहीं है, पता नहीं कब होगा 2021 का, लेकिन हम पहले से ही उसके लिए तैयार हैं कि जब भी आए हम फोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने कब किया? प्री डिजास्टर फेज में ये सब काम कर लिया। अब आपको मालूम है कि आपदा आई, सुनामी आपको मालूम चल गई आने वाली थी, आप प्रिपेयर थे। अब आपदा आई, जिस समय आपदा आई उस समय आप बैठकर देखेंगे नहीं, ठीक है। आपदा आई जब उसका सबसे डेंजरस रूप चल रहा होगा, तब तो सब जहां घर में है होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग चलती रहेगी। लेकिन क्या क्या करेंगे हम डिजास्टर के फेस में? इमरजेंसी रिस्पांस का काम। इमरजेंसी रिस्पांस का क्या काम है? इमरजेंसी रिस्पांस के काम में है जो आप सिविल सर्वेंट्स हैं सारे, आप जो बनेंगे एसडीएम, और आपके क्षेत्र में जब आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय
कर दिया जाएगा तो आप दोनों आपस में समन्वय बिठाकर प्रशासनिक अधिकारी इनको जो भी वो देंगे, क्या कहते हैं, टास्क, या ये इनके साथ जो भी समन्वय बिठाएंगे उसके साथ आप सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल एंड एड का काम करेंगे, जो आप ट्रेडिशनल रूप से पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बचाव और राहत के कार्य। आपदा चल रही है, कोई उड़ता चला जा रहा है तो आर्मी जाएगी और उसको बचा लेगी। वो कहीं छिल गया होगा, उसको मेडिकल एड वगैरह देगी। उसका घर वगैरह सब उड़ गया होगा, अगर सुनामी में खराब हो गया होगा तो उसको खाना पानी ये सब देना, उसका बचाव कार्य करना, उसकी मेडिकल एड देना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसको बचाना, ये सब काम कब किया जाएगा? जब आपदा चल रही होगी। अभी तक हमने क्या किया था? आपदा से पूर्व सारी चीजें कर ली थी, लेकिन अब कोई ऐसी चीज है जिसको आप बचा ही नहीं सकते, जैसे सुनामी आना है तो आएगी, अब वो आ गई और उस स्थिति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, तो उनको आपदा जब चल रही होगी उस समय बचाने का कार्य कब करना है आपको? आपदा के समय। जब आपदा चल रही होगी तो आप और आर्म्ड फोर्सेस आपस में समन्वय बिठाकर इसको करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट चीज है आपकी, अब आपदा थी, आपदा आई और आपदा चली गई। अब आपदा चली गई तो आपके पास क्या छोड़ के गई? तबाही और सिर्फ तबाही। चारों तरफ टूटा फूटा बिखरा हुआ सामान, लाशें, इंजर्ड लोग, अलग अलग तरह की तबाही आपने देखने को मिलेगी। ठीक है, बस आपने आपदा के पूर्व रूप से तैयारी करके जो चीज ज्यादा हो सकती थी उसको कम करने की कोशिश करी, बहुत कम करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान तो आपको होगा। वो पता कैसे चलेगा कि कैसे नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ? पोस्ट डिजास्टर फेज में। पोस्ट डिजास्टर फेज का मतलब है अब आपदा जब खत्म हो चुकी, आपदा जब खत्म हो चुकी उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद भी बहुत सारी चीजें करने को बचती हैं, जैसे अब आप आकलन करोगे। आकलन करोगे किस चीज का? कि यार कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर हुए हैं, प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, कितने ब्रिज टूटे हैं, कितनी रोडें खराब हुई हैं, इन सब का नुकसान का आकलन आपको करना पड़ेगा। और जब ये आकलन हो जाएगा, उस आकलन के अनुसार आप जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा देने का काम करोगे, जितने लोग इंजर्ड हुए हैं उनको मुआवजा देने का काम करोगे, जो रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह टूट गए हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करोगे, जितने लोग बेघर हो गए हैं, अपने घरों से बिछड़ गए हैं, दूर चले गए घर वालों, उन सभी को रिहैबिलिट करने का काम करोगे और धीरे धीरे जीवन को वापस उसी स्थिति में लाने का काम कर रहे हो जिस स्थिति में आपदा आने के पहले था। तो जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे ये काम करके कि आप उस स्थिति में पहुंच गए कि जब आपदा नहीं आई थी उस वाली स्थिति में पहुंच गए, तो आप वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे कि अब आप फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे और इस बार और अच्छी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है। आपदा के पहले वाली तैयारी करना है, आपदा आ गई तब क्या करना है, और आपदा जब आकर चली गई उसके बाद क्या करना है हमको। जब आपदा आकर चली गई तब हम वापस उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करेंगे जब आपदा नहीं आई थी, तब हम जैसी स्थिति में थे। तो अगर आप इस साइकिल को ठीक तरीके से समझ गए हैं कि ये साइकिल में अपन कर क्या रहे हैं, प्री डिजास्टर फेज चल रहा है आपका, मतलब जब आपदा नहीं आई है, आपदा के पूर्व में आपको क्या क्या तैयारियां करनी है उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी और उस हिसाब से आपने उसको रोकने का प्रयास किया या उसको कम करने का प्रयास किया, और अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो आपने क्या किया? उसके लिए तैयार रहने का प्रयास किया। दूसरी चीज आपने क्या करी? जब चल रहा था, आपदा जब चल रही थी उस समय आपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ समन्वय बिठाकर किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू का काम किया, किस तरह से मेडिकल एड देने का काम किया, उनको खाना, वाटर, फूड ये सब देने का प्लान किया। ये सब आपदा के समय का काम है। और आपदा के बाद में आपने क्या किया? आकलन मंगाया। उस आकलन के बाद उन लोगों को जिनको इस आपदा से काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है उन सभी को आपने मुआवजा देने का काम किया। जितनी चीज़ें टूट गई हैं उन सभी को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया, पुनर्निर्माण का काम किया, पुनर्वास का काम किया। जो लोग अपने घरों से बिछड़ गए हैं या जिनके घर टूट गए हैं उन सभी को वापस शेल्टर देने की प्रयास करके उसी स्थिति में वापस पहुंचने की कोशिश करी जहां से हमने शुरुआत करी थी। तो ये एक चक्र की तरह चलता रहेगा। दिस इज नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। आपदा प्रबंधन
चक्र इसको बोलते हैं। क्लियर? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है। इसको अगर आपने समझ लिया है तो अब आगे हम जो भी डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप ही को करनी है कि किस प्रकार से आप वहाँ पर आपदा को कम से कम आपदा से आने वाले नुकसान को कम से कम कर सको। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।